गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उसमें अपना जो चैप्टर था वो था क्षेत्रवाद और भाषावाद। कल के वीडियो में अपने क्षेत्रवाद का अध्ययन किया कि क्षेत्रवाद क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं, दुष्परिणाम क्या होते हैं और क्षेत्रवाद की समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है। आज उसी चैप्टर को अपने आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अपने किसकी, भाषावाद की। भाषावाद, देखो क्या होता है भाषावाद। देखो एक उदाहरण से अपने समझते हैं भाषावाद किसे कहेंगे। जैसे मान लो कि अपने ये पंजाब है, यहाँ पे मान लो आपके ये हरियाणा आ गया, ठीक है। अब पंजाब में बोली जाती है अपने पंजाबी भाषा और हरियाणा में बोली जाती है अपने हरियाणवी, ठीक है। या इधर अपने गुजरात आ गया, गुजरात में अपने बोली जाती है गुजराती भाषा और महाराष्ट्र आ गया, इसके नीचे महाराष्ट्र में बोली जाती है अपने मराठी भाषा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब पंजाबी लोग जो है, पंजाब के जो लोग हैं वो पंजाबी भाषा का तो समर्थन करे और कौन सी भाषा का विरोध करे, हिंदी भाषा का क्या करे, विरोध करे। या हरियाणा के लोग हरियाणवी भाषा को समर्थन दे, हरियाणवी भाषा को मुख्य दर्जा दे और किसका विरोध करे, हिंदी भाषा का विरोध करे। या इधर ये गुजराती का पक्ष ले, ये मराठी का पक्ष ले और हिंदी भाषा का क्या करे, विरोध करे। तो कहने का मतलब हो गया, जब किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा अपनी क्षेत्रीय भाषा को अधिक महत्व दिया जाता है और हिंदी भाषा के खिलाफ क्या किया जाता है, आंदोलन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, भाषावाद कहते हैं। तो देखो क्या मतलब हो गया भाषावाद का। भाषावाद का मतलब हो गया हिंदी भाषा विरोधी आंदोलन, हिंदी भाषा विरोधी आंदोलन। मतलब अपनी भाषा को तो क्या देना, अपनी क्षेत्रीय भाषा को तो अधिक महत्व देना और हिंदी भाषा जो है इसका अत्यधिक क्या करना, विरोध करना। यही क्या कहलाता है, भाषावाद कहलाता है। जैसे अपने कल पढ़ा था ना क्षेत्रवाद, जैसे अपने क्षेत्र विशेष को अधिक महत्व देना और देश या राज्य की क्या कर देना, उपेक्षा कर देना, अपने क्षेत्र से अधिक लगाव करना। वैसे ही भाषावाद में क्या होता है, अपने क्षेत्र विशेष की जो भाषा है, अपने क्षेत्रीय भाषा है, उसको तो अधिक महत्व देना और जो अपने संघ की राजभाषा है, जो हिंदी भाषा है, उसका क्या करना, विरोध करना। ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, भाषावाद कहलाती है। देखो इसमें अपने परिभाषा के तौर पे कह सकते हैं कि भाषा के आधार पर संकीर्ण भावनाएं बनाकर अपने क्षेत्रीय भाषा को तो अधिक दर्जा दिया जाए और हिंदी भाषा के खिलाफ क्या किया जाए, विरोध किया जाए। यही भावना जो है वो क्या कहलाएगी, भाषावाद कहलाएगी। देखो अपने संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक किसका उल्लेख है, भाषाओं का उल्लेख है। अपने अनुच्छेद 343 जो है इसमें कहा गया है कि भारत संघ की, भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, भारत संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है, 343 में ये कहा गया है कि भारतीय संघ की राजभाषा, ध्यान रखना राष्ट्रभाषा नहीं है, अपने भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। अपने क्या है यहाँ पे, हिंदी क्या है, राजभाषा है, मतलब राजकार्य की भाषा है, राजकाज की भाषा है, न कि ये क्या है, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा नहीं है, अपने हिंदी क्या है, राजभाषा है। और इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 343। 343 में ये कहा गया है कि भारत की राजभाषा कौन सी होगी, हिंदी होगी। देखो अपने जब भारत का संविधान बना था, जब संविधान बना था उस समय अपने संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी, 14 भाषाओं। देखो हालांकि अपने बात करें अपने भारत की तो भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग निवास करते हैं। लेकिन अपने संविधान के द्वारा जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय अपने कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त थी। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में अपने संविधान में कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया है, 22 भाषाओं को दर्जा
दिया गया है। 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है संविधान में। देखो अब यहाँ पे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 14 तो चलो छोड़ो अपने, ठीक है, अब 22 है, अब पूछ ले 19वीं कौन सी है, 20वीं कौन सी है, 21वीं भाषा कौन सी है, 22वीं भाषा कौन सी है। इस प्रकार से मान लो क्वेश्चन आ जाए। तो देखो इसको सीधा सा याद रखने का तरीका है वो SDM, ये भाषाएं हैं वो SDM। वो का मतलब हो गया 19वीं भाषा इसको संविधान में मान्यता दी गई, वो है बोडो। S का मतलब हो गया अपने 20वीं भाषा जो है वो है संथाली। 21वीं भाषा जो है वो है अपने डोगरी, और 22वीं भाषा जो है वो कौन सी है, अपने मैथिली। तो कहने का मतलब हो गया वर्तमान समय में अपने भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, और ये 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं जो भाषाएं हैं उनको 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इन्हें अपने संविधान में क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। तो देखो ये होता है अपने क्या, भाषावाद, मतलब अपनी क्षेत्रीय भाषा को अधिक महत्व देना और हिंदी भाषा का क्या करना, विरोध करना या उपेक्षा करना, वही क्या कहलाता है, भाषावाद कहलाता है। अनुच्छेद 343 में भारत की संघ की राजभाषा किसको माना गया है, हिंदी माना गया है। अपने संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 22 को है। 19वीं कौन सी है, 20वीं कौन सी है, 21वीं कौन सी है, 22वीं कौन सी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखो अगर अपने इतिहास की बात करें तो इस हिंदी भाषा को लेकर अपने दक्षिण भारत जो है, इस दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी क्या हुए हैं, आंदोलन भी हुए हैं। इन आंदोलनों को मद्देनजर रखते हुए ही, या फिर अपने बात करें राज्यों की, देखो ये पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, ये राज्य जो है इनका निर्माण भी जो है इसी भाषावाद की प्रक्रिया के कारण हुआ। क्यों, क्योंकि पहले पंजाब और हरियाणा एक ही थे, इनके टुकड़े हो गए। पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक ही थे, मुंबई कहलाता था, ये अपने को बम्बई या मुंबई इसको बोलते थे अपने। फिर गुजराती बोलने वाले गुजरात अलग बना दिया, मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र अलग बना दिया। इसी प्रकार से अपने दक्षिण भारत में देख लो, आंध्र प्रदेश जिसका नाम आपने सुना होगा, जिससे अभी एक नया स्टेट बना था तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर निर्मित होने वाला भारत का पहला राज्य है। भाषा के आधार पर सबसे पहले जिस राज्य का गठन हुआ था वह कौन सा था, आंध्र प्रदेश ही था। इस प्रकार से मतलब भाषा के आधार पर जब राज्यों का गठन होने लग गया, राज्य टूटकर अलग होने लग गए, तो 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में, बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। और इस राजभाषा आयोग के अंदर ही 1967 में क्या कर दिया गया, इसमें संशोधन कर दिया गया, और संशोधन करके इसमें एक नया फार्मूला जोड़ा गया जिसे अपने त्रिभाषा फार्मूले के नाम से जाना जाता है। त्रिभाषा फार्मूले का मतलब हो गया कि हर राज्य के द्वारा जो है वो 3 भाषाओं में कार्य किए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा होगी उसमें भी 3 भाषाओं को क्या दिया जाएगा, दर्जा दिया जाएगा। 3 भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जाएगी। 3 भाषाओं में पहली भाषा जो अपनी होगी वह कौन सी होगी, हिंदी भाषा होगी। दूसरी भाषा होगी वह कौन सी होगी, अंग्रेजी होगी। और एक होगी उस क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा जिसे अपने क्षेत्रीय भाषा के नाम से भी जाना जाता है। 1967 में ही ये त्रिभाषा फार्मूला लागू किया गया और इसे केंद्र व राज्य में समान रूप से लागू करने का भी क्या किया गया, प्रावधान किया गया। त्रिभाषा का मतलब हो गया कितनी भाषाएं, 3 भाषाएं, हिंदी, एक क्षेत्रीय भाषा जो उस क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, और एक अंग्रेजी जो क्या होगी, संपर्क की भाषा होगी। ये था अपने त्रिभाषा फॉर्मूला। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिभाषा फॉर्मूले में कौन कौन सी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो देखो त्रिभाषा फार्मूला जो है इसमें राजभाषा अपने हिंदी हो गई, संपर्क की भाषा अपने अंग्रेजी हो गई, और एक भाषा होगी जो होगी क्षेत्रीय भाषा। और यही प्रक्रिया जो है वो अपने शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या होगी, लागू होगी। माध्यमिक स्तर तक यह लागू होगी। अब अपने बात करते हैं आगे।
अब यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन पूछाता है वो क्वेश्चन क्या आता है। छोटा क्वेश्चन अगला पूछेगा तो त्रिभाषा फार्मूला पूछ सकता है, प्रथम राजभाषा आयोग पूछ सकता है, या भाषावाद क्या है ये पूछ सकता है। यहाँ से अलावा कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, या पूछ ले भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा, तो आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि अपने भाषावाद की समस्या को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो अपने बात करते हैं भाषावाद की समस्या को दूर करने के उपायों की, कि अपने भारत में भाषा के आधार पर जो नए राज्यों का गठन हो रहा है या भाषा के आधार पर जो विरोध हो रहा है उस विरोध को समाप्त करने के लिए अपने कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। भाषावाद की समस्या को दूर करने के उपाय में देखो, पहला उपाय तो अपने कह सकते हैं परस्पर समझाइश और एक दूसरे को क्या करना, प्रेरित करना। वो देखो कैसे, पहला तो क्या हो गया, परस्पर समझाइश व प्रेरित करना। परस्पर समझाइश कैसे, देखो परस्पर समझाइश किसकी करनी है, किसको समझाना है, किसको प्रेरित करना है, इस चीज़ का यहाँ पे मेन है। देखो अपने भारत में बात करें तो अपने बहुसंख्यक जो लोग हैं ना, वो बहुसंख्यक लोग जो है वो कैसे है, हिंदी भाषी है। ठीक है, अपने बहुसंख्यक जो लोग हैं वो कैसे है, हिंदी भाषी है। तो ये बहुसंख्यक जो लोग हैं या बहुसंख्यक राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है, इन बहुसंख्यक लोगों का यह दायित्व बनता है कि जो अल्पसंख्यक अहिंदी वाले क्षेत्र है उन क्षेत्रों के लोगों को समझाया जाए, उनको प्रेरित किया जाए कि हिंदी जो है वो हमारी क्या है, राजभाषा है, इसे हमें महत्व देना चाहिए, इसके प्रति हमें लगाव होना चाहिए, इसी भाषा में हमें अपना राजकार्य करना चाहिए। और आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है वह क्षेत्रीय भाषा भी जो है वो हिंदी के समान है। इस प्रकार से मतलब लोगों को एक प्रकार से क्या करनी चाहिए, समझाइश करनी चाहिए। समझाइश किन को करनी चाहिए, जो बहुसंख्यक भाषी लोग हैं उन लोगों को करनी चाहिए, और किन के लिए, जो अल्पसंख्यक भाषी लोग हैं, मतलब जिस भाषा को ज़्यादा लोग बोलते हैं ना उन लोगों को समझाना चाहिए। किनको, जिस भाषा को कम लोग बोलते हैं उन लोगों को समझाना चाहिए, मतलब अहिंदी वालों को, मतलब जहाँ पे हिंदी बोली नहीं जाती उनको समझाना चाहिए, ताकि वो फिर भाषावाद के नाम पर वहाँ पर मनमुटाव, झगड़े वगैरह, असंतोष, असहयोग की भावना कायम ना हो और भाषावाद की समस्या क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। दूसरा पॉइंट अपने कह सकते हैं कि अपने हिंदी भाषा जो है उसका क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए। देखो भाषावाद की समस्या को दूर करने के लिए अपने सरकार के द्वारा या अपने लोगों के द्वारा हिंदी भाषा का अत्यधिक या ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए। लेकिन सबसे मेन बात है, प्रचार प्रसार कैसा होगा, सुनियोजित होना चाहिए, सबको साथ में लेकर होना चाहिए, सबको विश्वास में लेकर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अपने हिंदी भाषा का तो प्रचार प्रसार कर दें और जो अन्य क्षेत्रीय भाषा है उसका विरोध करें, ऐसा नहीं करना है। ऐसा होगा तो भाषावाद की समस्या ज़्यादा उठेगी। मतलब अपने को अन्य जो क्षेत्रीय भाषाओं के लोग हैं उन सभी लोगों को साथ में लेकर, उन सभी लोगों का विश्वास लेकर एक सुनियोजित तरीके से, एक प्लानिंग के तहत संतुलित रूप से अपने को कौन सी भाषा का प्रचार प्रसार करना है, हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। अपने लोगों को समझाना है कि हिंदी जो है वो हमारी संघ की क्या है, राजभाषा है, हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपने तीसरा कार्य जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन। सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन, सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन। देखो सांस्कृतिक गतिविधियां से मान लो अपने कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करवा दिया, अपने कोई मान लो खेलकूद प्रतियोगिता करवा दी। इससे क्या होगा कि विभिन्न राज्यों के लोग जो है उन राज्यों का, उन विभिन्न लोगों का एक दूसरे से संपर्क होगा, और संपर्क होने से क्या होगा, अपने भाषा जो है उन भाषाओं का भी क्या होगा, आदान प्रदान
होगा। मतलब विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग, विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले लोग जब अलग अलग भाषाओं को वहाँ पर बोलेंगे तो एक प्रकार से अपने भाषाओं का भी क्या होगा, आदान प्रदान होगा, जिससे एक भाषावाद की समस्या जो है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगला पॉइंट है अपने वही त्रिभाषा फार्मूला। त्रिभाषा फार्मूला, देखो इसमें ध्यान रखना, त्रिभाषा फार्मूला जो है वो 1967 में अपने जो राजभाषा आयोग था उस राजभाषा आयोग में संशोधन करके इसको लागू किया गया था। इसमें कितनी भाषाएं हैं, 3 भाषाएं हैं, जिसमें राजभाषा का दर्जा तो किसको दिया गया है, हिंदी को दिया गया है, और संपर्क भाषा के रूप में किसको मान्यता दी गई है, अपने एक विदेशी भाषा अंग्रेजी को, और एक होगी उस क्षेत्र विशेष की कौन सी भाषा जो वहाँ के लोग बोलते हैं, अर्थात वहाँ की क्षेत्रीय भाषा। ये क्या है, त्रिभाषा फॉर्मूला है जो राजभाषा आयोग 1955 जो था उस 55 में क्या किया गया, 1967 में संशोधन करके इसको लागू किया गया था, और यही शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर दिया गया है, माध्यमिक स्तर पर लागू कर दिया गया है। तो ऐसा करने से देखो राजभाषा संशोधन में राजभाषा किसको दर्जा दिया गया है, हिंदी को दर्जा दिया गया है। तो हिंदी के प्रति लोगों में एक प्रकार से क्या होगी, जागरूकता पैदा होगी, हिंदी के प्रति एक सम्मान की भावना पैदा होगी। यहाँ पे हिंदी को भी दर्जा दे दिया गया और वहाँ की क्षेत्रीय भाषा जो है उसको भी दर्जा दे दिया गया। तो दोनों भाषाओं को एक प्रकार से महत्व देने के कारण कौन सी समस्या समाप्त हो जाएगी, भाषावाद की समस्या क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब देखो अगला पॉइंट अपने कह सकते हैं प्रादेशिक भाषाएं जो है उन प्रादेशिक भाषाओं का भी क्या किया जाए, विस्तार किया जाए। प्रादेशिक भाषा का मतलब हो गया जो विभिन्न प्रदेशों में जो भाषाएं बोली जाती है, जैसे गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, इस प्रकार की जो भाषाएं हैं जो प्रदेश विशेष से बोली जाती है, उन प्रादेशिक भाषाओं का भी हिंदी के साथ साथ में क्या किया जाए, प्रचार प्रसार किया जाए। हिंदी के साथ साथ में उन क्षेत्र विशेष की भाषाओं को भी क्या दिया जाए, महत्व दिया जाए। इससे लोगों के मन में एक विश्वास की, एक आत्मसमर्पण की भावना क्या होगी, कायम होगी, और भाषावाद की समस्या जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा अपने पर्यटन, देखो भाषावाद की समस्या को दूर करने के लिए पर्यटन को भी बढ़ावा देना चाहिए। पर्यटन को बढ़ावा देने से क्या होगा कि विभिन्न भाषाओं के जो लोग हैं उन विभिन्न भाषाओं के लोगों में एक प्रकार से क्या होगा, आपसी विचार विमर्श होगा, उन विभिन्न भाषाओं के लोगों में आपसी मेल मिलाप होगा, जिससे भाषावाद की समस्या क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मतलब पर्यटन को बढ़ावा देकर हिंदी की आवश्यकता को अपने कह दे कि हिंदी अपने लिए एक अनिवार्य भाषा है, इस प्रकार की उसकी आवश्यकता को क्या किया जाए, व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाए। किसकी आवश्यकता को, हिंदी की आवश्यकता को एक व्यवहारिक रूप दिया जाए, उसे व्यवहारिक बनाया जाए, जिससे भाषावाद की समस्या क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा अपने अन्य बात करें तो अगला अपने प्रकार दे सकते हैं भाषाएं संप्रेषण का माध्यम। देखो संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण का मतलब होता है सूचनाओं का क्या होना, आदान प्रदान होना। तो देखो अपने जो भाषाएं हैं, अपने लोगों को ये समझाना चाहिए कि जो भाषाएं हैं चाहे वह कोई सी भी हो, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, कोई सी भाषा हो, ये भाषाएं जो है वो परस्पर जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती। मतलब विभिन्न भाषाओं के लोगों को ये आपस में क्या करती है, जोड़ती है, विभिन्न भाषाओं के लोगों को आपस में क्या करती है, मिलाती है। इस प्रकार की भावना या इस प्रकार का भाव जो है वो हमें अपने देशवासियों के मन में क्या होगा, जगाना होगा, उनको बताना होगा, उनको प्रेरित करना होगा, जिससे अपने कौन सी समस्या समाप्त हो जाएगी, भाषावाद की समस्या समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा अपने अगर अन्य और भी बातें करें तो देखो अपने जो प्रादेशिक भाषाएं हैं उन प्रादेशिक भाषा, अच्छा ये तो हो गया प्रादेशिक भाषाओं वाला। इसके अलावा देखो जो राजनीतिक संकीर्णताएं हैं
उन राजनीतिक संकीर्णताओं को भी अपने क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। मतलब जो राजनीतिक दल है उनकी जो ओछी राजनीति है उनको भी अपने क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। अपने अपने क्षेत्र विशेष का ध्यान न रखकर संपूर्ण देश के हित में अपने को कार्य करना चाहिए और राष्ट्रीय हित में अपने भाषावाद की समस्या का हल भी ढूंढना चाहिए, उसका समाधान भी क्या करना चाहिए, ढूंढना चाहिए, जिसे भाषावाद की समस्या समाप्त हो सकती है। इसके अलावा जो आंग्ल भाषा है, आंग्ल भाषा कौन सी अपने यहाँ पर है, अंग्रेजी भाषा। तो देखो आंग्ल भाषा जो है, इस आंग्ल भाषा का प्रशासनिक एवं अनुवाद की सीमाओं तक ही क्या हो, उपयोग होना चाहिए, अन्य इसका ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। आंग्ल भाषा कौन सी है अपनी, अंग्रेजी। अब देखो अंग्रेजी भाषा का अपने को तभी प्रयोग करना चाहिए जब इसका अपने को प्रयोजन हो, जब इसकी अपने को आवश्यकता हो, या कोई अनुवाद करने के लिए अपने को अंग्रेजी की आवश्यकता पड़े, या मान लो कई बार ऐसी कंडीशन हो जाए कि कोई व्यक्ति अंग्रेजी के अलावा कोई अन्य भाषा जानता ही नहीं हो, तभी अपने को इस आंग्ल भाषा का क्या करना है, प्रयोग करना है। अन्यथा अपने को या तो कौन सी भाषा, हिंदी भाषा या उस क्षेत्र विशेष की भाषा को क्या करना है, काम में लेना है। अगर इस प्रकार के कार्यक्रम अपने द्वारा अपनाए जाएंगे, इस प्रकार के उपाय अगर किए जाएंगे, तो भाषावाद की समस्या जो है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो ये थे अपने भाषावाद की समस्या को दूर करने के उपाय। तो देखो आज का टॉपिक जो था वो था अपने भाषावाद। अपने ये चैप्टर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब देखो इसमें भाषावाद से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन अपने पूछे जा सकते हैं, उनके ऊपर एक जरा सी चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि भाषावाद क्या होता है, या भाषावाद किसे कहते हैं, या भाषावाद का अर्थ क्या है। एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछते हैं। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन अपने को जो पूछ सकते हैं वो पूछ सकते हैं कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब व किसकी अध्यक्षता में हुआ। तो देखो 1955 में हुआ था, बीजे खेर की अध्यक्षता में हुआ था, और इसमें संशोधन कब हुआ था, 1967 में राजभाषा संशोधन हुआ था, राजभाषा आयोग में संशोधन हुआ था। और कौन सा फार्मूला लागू हुआ, त्रिभाषा। ये त्रिभाषा फार्मूला वाले क्वेश्चन है, ये काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ भी है कि त्रिभाषा फार्मूला क्या है, इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन अगर छोटे क्वेश्चन की बात करें तो अपने भारतीय संघ की भाषा हिंदी होगी, इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद कौन सा है, देखो अपने भाषाओं से संबंधित अनुच्छेदों की बात कर ले तो 343 से लेकर 351 तक जो है अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है, सारे भाषाओं से संबंधित है। लेकिन क्वेश्चन ये हो कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी होगी तो आपको कौन सा करना है, 343। ठीक है, इतनी बात। इसके बाद में जो मेन क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है कि भाषावाद की समस्या को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। कोई 2 या 4 उपायों का क्या कीजिए, उल्लेख कीजिए। तो अपने यहाँ पे 7-8 उपायों की अपने बात कर चुके हैं, इनमें से कोई भी आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हो। तो ये था अपने आज का टॉपिक भाषावाद। क्षेत्रवाद अपने हो चुका है, भाषावाद अपने हो चुका है। ये चैप्टर एक प्रकार से अपने कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। और अगर इस चैप्टर से संबंधित अगर आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल।